घने जंगल में सुखिया धनुष और तीर लिए शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसकी नजरें पेड़ों और झाड़ियों के बीच लगातार शिकार को ढूंढ रही थीं। तभी उसकी नजर एक सुंदर हिरण पर पड़ी। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे मत मारो। मेरा एक परिवार है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उनके लिए खाना लेने आया हूँ। अगर मैं घर नहीं पहुँचा तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। सुखिया ने तुरंत धनुष नीचे कर लिया। वो पक्षियों और जानवरों की भाषा समझता था, इसी वजह से गांव वाले उसे विचित्र शिकारी कहते थे। ठीक है, चलो, मैं कभी किसी भूखे जानवर का शिकार नहीं करता। जाओ, लौट जाओ तुम। सुखिया की बात सुनते ही हिरण तेजी से दौड़ा और उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। कुछ दूर आगे बढ़ते ही सुखिया की नजर एक सुंदर पक्षी पर पड़ी। सुखिया की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या करूं? कसम से कह रहा हूं कि मैं इसे मारना तो नहीं चाहता, लेकिन मारे बिना भी रह नहीं सकता। अगर आज मैं राजमहल शिकार लेकर नहीं पहुंचा तो राजा अशोक क्रोधित हो जाएंगे। माफ करना प्रभु, माफ करना। भारी मन से सुखिया ने धनुष से तीर छोड़ दिया। तीर सीधे पक्षी के शरीर में धंस गया। पक्षी फड़फड़ाता हुआ पेड़ से नीचे गिर गया। सुखिया धीरे धीरे वहां पहुंचा। उसने घायल पक्षी को उठाया और बिना कुछ बोले राजमहल की ओर चल दिया। राजा अशोक राज दरबार में बैठा हुआ था। तभी सुखिया वहां पहुंचा। आओ आओ भाई सुखिया, आओ आओ आओ। अरे भाई, हम तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और तुम तो जानते ही हो, जब तक हम मांस नहीं खाते, आए हाय 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 हाय, हमें तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। चलो जल्दी से बताओ, क्या है तुम्हारे पास ताजा कड़क कड़क स्वादिष्ट? क्या क्या लेकर आए हो आज, बताओ। सुखिया ने पक्षी राजा अशोक के सामने रख दिया। आहा पक्षी, वाह 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 वाह। भाई, पक्षियों का मांस तो हम शुरू से ही बहुत पसंद करते हैं। राजा अशोक ने एक नौकर की ओर इशारा किया। नौकर पक्षी को लेकर वहां से चला गया। राजा अशोक ने कुछ सोने के सिक्के सुखिया के सामने फेंक दिए। सुनो, ये लो, और सुनो, अरे भाई थोड़ा मुस्कुराओ, राजा से मिलकर पूरी प्रजा खुश हो जाती है और तुम यूं मुंह लटका के खड़े हो। चलो खुश होकर जाओ मुस्कुराते हुए, और हाँ, कल दूसरा शिकार जरूर लेकर लौटना। हाँ महाराज, बात यह है कि अब मैं शिकार नहीं करना चाहता। ओ हो, फिर से वही बात। अरे तुम हर दिन यही बात कहते हो, और तुम्हें तो मेरा जवाब पता ही है मैं क्या कहता हूँ। महाराज, आपके राज्य में बेशुमार शिकारी हैं। आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मुझे शिकार करने से सख्त नफरत है। मुझे नहीं अच्छा लगता किसी बेजुबान को मारना। राजा अशोक का चेहरा क्रोध से भर गया। हे, अगर तुझे शिकार से नफरत है तो यह तेरी समस्या है, मेरी नहीं। राजा के आदेश का पालन करना तुम्हारा राजधर्म है, समझ गए? और ध्यान से सुनो, तुम्हारे पिता मेरे महल में शिकारी थे। बीमार पड़ने पर उन्होंने वचन दिया था कि उनका वंश मेरी सेवा करेगा, और मेरे राज्य में सिर्फ तुम ही हो जो जानवरों और पक्षियों की भाषा समझते हो, समझ गए? सुखिया की आंखों से आंसू बहने लगे। यही तो मेरा सबसे बड़ा दुख है महाराज। मैं उनके दुख को सुनता हूं ना, फिर भी मुझे उनका शिकार करना पड़ता है। मुझसे तीर नहीं चलाया जाता। मेरा मन बहुत दुखी होता है। आप मेरी तकलीफ नहीं समझ सकते, मेरी बात समझिए। राजा अशोक और अधिक क्रोधित हो गया। ओ हो, कौन सी तकलीफ? अरे भाई, तुम्हारे कान के बदले में मैं तुम्हें रोज सोने के सिक्के देता तो हूं। अब क्या तुम्हारे लिए राज न्योछावर कर दूं? तकलीफ तकलीफ तकलीफ, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। आइंदा इस विषय में मुझसे बात मत करना। अगर तुमने अपनी मनमानी की तो मैं तुम्हारे पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। जाओ, निकलो यहां से। सुखिया चुपचाप राज दरबार से बाहर निकल गया।
कुछ देर बाद सुखिया अपने घर पहुंचा और सोने के सिक्के अपनी पत्नी गौरी के सामने रख दिए। गौरी ने सुखिया का उदास चेहरा देखा। जब आपका मन शिकार करने का नहीं करता तो आप महाराज को मना क्यों नहीं कर देते? कितनी बार मना किया। आज महाराज ने धमकी दी है कि अगर फिर से बात की तो पूरा गांव तबाह कर देंगे। अब गांव वालों की भलाई की वजह से मैं यहाँ रुका हूँ और क्या करूँ। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। चिंता मत कीजिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सुखिया चारपाई पर बैठ गया। पता नहीं वो दिन कब आएगा गौरी। अरे रोज मासूम और बेजुबान पक्षियों और जानवरों की जान लेकर मैं थक चुका हूं। अब तो मुझे खुद से भी घृणा होने लगी है। मतलब मैं कितना बुरा इंसान हूं कि मैं वहां थी। सुखिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। अगली सुबह सुखिया नींद से उठा और चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। सुबह से शाम तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई भी ढंग का शिकार नहीं मिला। सूरज ढलने लगा था। थक हार कर सुखिया एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। अरे रे 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 रे, थक गया रे शिकार ढूंढते ढूंढते। आज तो एक भी शिकार ही नहीं मिला। अगर खाली हाथ गया तो महाराज तो यही सोचेंगे कि मैंने तो जानबूझकर शिकार नहीं किया। तभी उसकी नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। मुझे मत मारो शिकारी, मैं तो एक छोटी सी साधारण चिड़िया हूँ। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? हम कहां से ढूंढूं आज? आइए है ओ चिड़िया रानी, मैं समझता हूं, लेकिन मैं क्या बताऊं तुम्हें, मारना मेरी मजबूरी है। ऐसी भी क्या मजबूरी है तुम्हारी? सुखिया ने सारी घटना चिड़िया को बता दी। जिस दिन मैं शिकार लेकर महाराज के सामने नहीं पहुंचा, उस दिन वो मेरे पूरे गांव को तबाह कर देंगे। यूं समझ लो सैकड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है यह। चिड़िया यह सुनकर चौंक गई। मेरी जान बख्श दो। चाहकर भी नहीं। शाम हो गई है। अब मैं कहां नया शिकार ढूंढूंगा? महाराज मेरा इंतजार कर रहे होंगे। माफ करना चिड़िया रानी, माफ करना। यहाँ से कुछ दूर एक तालाब है। उस तालाब में एक बहुत सुंदर बगुला रहता है। उसी का शिकार कर लो। मेरे जैसी छोटी चिड़िया को मारकर महाराज को कितना मांस मिलेगा? सुखिया गहरी सोच में डूब गया। चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। ठीक है। चिड़िया उड़कर वहां से चली गई। सुखिया तुरंत चिड़िया द्वारा बताई दिशा में चल पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद उसको सामने एक सुंदर तालाब दिखाई दिया। तालाब में एक सुंदर बगुला टहल रहा था। उसे देखकर सुखिया के मन में दया उमड़ आई। वाह वाह वाह, क्या बात है। कितना सुंदर बगुला है। भला इसे कौन मारना चाहेगा? इसे तो मैं भी नहीं मारना चाहता, लेकिन मारना पड़ेगा। रुक जाओ, मुझे मारने की गलती मत करना। ये सुनकर सुखिया चौंक गया। अरे मैं जानवरों और पक्षियों की भाषा समझता हूं, लेकिन तुम तो सचमुच मनुष्य की भाषा बोल रहे हो। आखिर कौन हो तुम? तभी पीछे से एक और आवाज उसके कानों में पड़ी। इसका रहस्य तुम बहुत जल्दी जान जाओगे। सुखिया पलटा। उसके सामने एक सुंदर बगुला खड़ा था और पहले बगुले के पास खड़ा हो गया। जाकर महाराज से कहो कि आज कोई शिकार नहीं मिला। जाओ। अरे लेकिन अगर महाराज ने यह सुन लिया, वो पूरे गांव में तबाही मचा देंगे। वो मैं क्या बोलूं, समझो। ऐसा कुछ नहीं होगा।
तुम महाराज से बस इतना पूछना, क्या वह जानते हैं कि उनका पुत्र राजकुमार आदित्य कहाँ है? यह सुनकर सुखिया चौंक गया। सुखिया ने दोनों बगुलों को ध्यान से देखा। हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम दोनों कोई साधारण बगुले नहीं हो। तुम दोनों मनुष्य की आवाज में बोल रहे हो। कोई ना कोई तो रहस्य है। खैर चलो। इतना कहकर सुखिया वापस महल की ओर चल पड़ा। सुखिया को खाली हाथ देखकर राजा अशोक चौंक गया। अरे ये क्या बात हुई सुखिया, आज तुम खाली हाथ लौट आए। क्यों, तुमने शिकार नहीं किया ना? सुखिया ने सारी घटना राजा को बता दी। महाराज, मैं उन दोनों बगुलों में से किसी एक का शिकार करना चाहता था, लेकिन उनकी बात सुनकर मेरे हाथ रुक गए और वह दोनों मनुष्य की भाषा में बोल रहे थे। महाराज, राजा अशोक क्रोधित हो गया। हो, ये फालतू की बातें बकवास मत करो। मुझे लगता है कि उन दोनों बगलों ने तुम्हें मूर्ख बना दिया और तुम यहाँ मूर्ख बनकर चले आए क्योंकि तुम जानवरों और पक्षियों की भाषा समझते हो, इसीलिए तुम्हें लगा होगा कि वो इंसानों की भाषा में बात कर रहे हैं। हाँ महाराज, मैं जानवरों और पक्षियों की भाषा समझता हूँ, लेकिन वो अपनी ही भाषा में बोलते हैं तो मैं समझता हूँ। महाराज, आज तालाब में मुझे जो दो बगुले मिले ना, वो सचमुच में जैसे आप बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, इंसानी भाषा में बोल रहे थे, जानवरों की भाषा में नहीं। राजा अशोक का क्रोध और बढ़ गया। मैंने अपने पुत्र राजकुमार आदित्य को सोनपुर राज्य के राजा भैरव से मिलने भेजा है। वो वहीं है, समझ गए? तभी मंत्री दरबार में आया और धीरे से बोला, महाराज अभी अभी गुप्तचर से सूचना मिली है। कैसी सूचना? राजकुमार आदित्य सोनपुर राज्य पहुंचे ही नहीं हैं। हाँ, राजा भैरव ने स्वयं यह संदेश भिजवाया है आप तक। मंत्री चला गया। राजा अशोक के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। अरे, अब अगर हमारा पुत्र राजकुमार आदित्य सोनपुर नहीं पहुंचा तो फिर वो गया कहां? सुखिया गहरी सोच में डूब गया। वही तो महाराज, इस रहस्य का उत्तर वही दोनों बगुले दे सकते हैं। कल मैं फिर से जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। हाँ, ठीक है। अब हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, ठीक है? नहीं महाराज, मैं अकेला जाऊंगा पहले, और जरूरत पड़ी तो आपको भी बाद में साथ में ले चलूंगा। पहले मुझे तो जाने दीजिए। दरबार में सन्नाटा छा गया और रहस्य अब और गहराता जा रहा था। इतना कहकर सुखिया महल से बाहर चला गया। राजा अशोक चिंतित अवस्था में अपने राज दरबार में बैठा रहा। उसका मन बार बार अपने पुत्र की ओर जा रहा था। अगली सुबह सुखिया उसी तालाब के पास पहुंचा। क्या आज भी तुम हमारा शिकार करने आए हो? सुखिया ने दूसरे बगुले की ओर देखा, वही जिसने कल राजकुमार के बारे में बात की थी। नहीं, आज ये शिकार करने नहीं आया। आज ये उस प्रश्न का उत्तर लेने आया है जो मैंने कल इससे पूछा था। क्यों, सही कहा ना मैंने? क्या तुमने अपने राजा से उसके पुत्र के बारे में बात की? हाँ, मैंने बात की। पहले तो महाराज ने विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में गुप्तचर से उन्हें सूचना मिली कि उनका पुत्र तो जहां होना चाहिए था वहां पहुंचा ही नहीं। अब बताओ कि राजा अशोक का पुत्र है कहां? दूसरा बगुला जोर से हंस पड़ा। इतनी जल्दी क्या है, सब पता चल जाएगा, मगर इतनी आसानी से नहीं। यहां से दाहिनी दिशा में चले जाओ
बहुत दूर एक पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी पर एक साधु महाराज तपस्या में लीन रहते हैं। राजकुमार का रहस्य वही बताएंगे। देख क्या रहे हो, जाओ। सुखिया तुरंत बगुलों द्वारा बताए रास्ते पर चल पड़ा। बहुत दूर पैदल चलने के बाद उसे एक ऊंची पहाड़ी दिखाई दी। पहाड़ी पर एक विशाल वृक्ष के नीचे एक साधु ध्यान में बैठे थे। सुखिया हाथ जोड़कर साधु के पास पहुंचा और सारी घटना सुना दी। मुझे पता है कि राजा अशोक का पुत्र कहाँ है, लेकिन मैं ये तुम्हें क्यों बताऊं? अपने राजा को यहां लेकर आओ, जाओ। सुखिया बिना कुछ कहे वापस महल की ओर लौट गया। सुखिया ने राजा अशोक को सारी बात बता दी। हाँ हाँ, तो ठीक है, चलो, हम अभी चलने के लिए तैयार हैं। अभी चलो चलो। कुछ देर बाद सुखिया राजा अशोक को उसी वृक्ष के पास ले आया। प्रणाम साधु महाराज, हमें कल से नींद नहीं आई, बड़ी बेचैनी हो रही है। हमें तो हमेशा से यही लगता रहा कि हमारा पुत्र सोनपुर में होगा, लेकिन वहां नहीं है। राजन, यदि तुम अपने पुत्र का सत्य जानना चाहते हो तो तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। यह कहानी तुम्हारे पुत्र पर ही आधारित है। कुछ समय पहले राजकुमार आदित्य जंगल होकर सोनपुर की ओर जा रहा था। घने जंगल से गुजरते समय उसे तेज प्यास लगी। अरे बाप रे, काश यहाँ कोई तालाब होता। तभी उसकी नजर दूर एक तालाब पर पड़ी। तभी उसकी नजर तालाब में तैरते एक बगुले पर पड़ी। हाँ, पिताजी कहते हैं बगुले का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। हम रास्ते में भूख लगी तो इसे भून कर खा लूंगा। यह सही खाना है अपना। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। ठहरो राजकुमार, जिस बगुले का तुम शिकार करने जा रहे हो वो कोई साधारण नहीं है। राजकुमार ने पीछे देखा, एक साधु खड़ा था। तुम्हारे पिता ने जंगल में आतंक मचा रखा है। कई निर्दोष जानवर और पक्षी अकाल मृत्यु का शिकार हो चुके हैं, लेकिन तुम कम से कम उनके जैसे मत बनो। अरे तो क्या हो गया? मेरे पिता मांसाहारी हैं तो मांस तो खाएंगे ही। मांस खाना बुरा ही नहीं है। राजकुमार, लेकिन हर प्राणी की हत्या करना अधर्म है। इस बगुले का शिकार मत करना, यह मेरी चेतावनी है। ओ साधु महाराज, दफा हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि बगुले की जगह तुम्हारा शिकार हो जाए। तभी बगुले ने रहस्यमयी स्वर में कहा, तुम्हें चेतावनी दी गई थी, अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। अगले ही पल बगुले की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं। क्षण भर में राजकुमार आदित्य स्वयं एक बगुले में परिवर्तित हो गया। साधु रहस्यमय मुस्कान के साथ वहां से चला गया। राजा अशोक और सुखिया सन्न रह गए। ओह, तो आपके कहने का मतलब ये है कि मेरे पुत्र को उस बगुले ने श्राप दे दिया और मेरा पुत्र स्वयं बगुले में बदल गया। साधु ने रहस्यमय दृष्टि से राजा की ओर देखा। हाँ बिल्कुल,
आओ मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र से मिलवाता हूँ। आओ मेरे पीछे आओ। इतना कहकर साधु आगे बढ़ गया। सुखिया और राजा अशोक उसके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही देर बाद वे उसी तालाब के पास पहुंचे जहां 2 सफेद बगुले तैर रहे थे। इन दोनों बगुलों में से एक तुम्हारा पुत्र है, ध्यान से देखो। राजा अशोक ने दोनों को ध्यान से देखा। लेकिन साधु महाराज, इनमें से मेरा पुत्र कौन है? महाराज, मैं आपका पुत्र हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपका पुत्र हूँ। नहीं नहीं महाराज, यह झूठ बोल रहा है। मैं आपका पुत्र हूँ। नहीं नहीं, अरे मैं आपका पुत्र हूँ महाराज, यह झूठ बोल रहा है। राजा अशोक भ्रम में पड़ गया और साधु की ओर देखने लगा। अब फैसला तुम्हें करना होगा राजन, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन साधु महाराज, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन मेरा पुत्र है। इतना जान लो कि इन दोनों में से एक तुम्हारा पुत्र है। वो श्राप से तभी मुक्त होगा जब तुम उसके ऊपर तीर चलाओगे। लेकिन याद रखना, अगर तुमने गलत बगुले पर तीर चलाया तो तुम्हारा पुत्र कभी श्राप से मुक्त नहीं हो पाएगा। राजा अशोक घबरा गया। और अगर गलत बगुले पर तीर चला दिया तो फिर तुम्हें बहुत अच्छा लाभ होगा। कम से कम तुम्हें बगुले का मांस तो खाने को मिल जाएगा। बड़ा मीठा होता है ना मांस उसका। यह सुनते ही राजा अशोक की आंखों से आंसू बहने लगे। अब हम कैसे फैसला करें? हम तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा पुत्र कौन है। आखिरी बार बताओ, तुम दोनों में से महाराज का पुत्र कौन है? कोई झूठ नहीं बोलेगा। अरे मैं महाराज, मैं आपका पुत्र हूं। यह झूठ बोल रहा है। नहीं, यह झूठ बोल रहा है। अगले ही पल सुखिया ने बड़ी फुर्ती से दूसरे बगुले पर तीर चला दिया। जैसे ही तीर दूसरे बगुले को छूता है, तेज रंग बिरंगी रोशनी फैल जाती है। अगले ही क्षण वह बगुला राजकुमार आदित्य में परिवर्तित हो जाता है। राजा अशोक स्तब्ध रह जाता है। सुखिया, तुम्हें कैसे पता चला कि वही मेरा पुत्र है? बहुत आसान था महाराज। पहला बगुला आपको बार बार महाराज कहकर संबोधित कर रहा था, लेकिन दूसरा सिर्फ यही कह रहा था कि मैं आपका पुत्र हूं। उसकी आवाज में करुणा थी, भय था। वो आपको राजा नहीं पिता मान रहा था, एक पिता की तरह संबोधित कर रहा था। तुम वास्तव में सत्य के पक्षधर हो सुखिया। शाबाश, शाबाश। अगले ही पल पहला बगुला भी रंग बिरंगी रोशनी में बदलने लगा। वह एक सुंदर पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। राजा अशोक, बताओ आज तुमने क्या सीखा? हे जंगल के रक्षक, आज के बाद मेरे राज्य में कभी शिकार नहीं होगा। मैं स्वयं मांस त्याग करता हूं और राज्य में कानून बनाऊंगा। अब से जंगल में शिकार पूर्ण रूप से वर्जित होगा। जंगल का रक्षक मुस्कुराया। वह रंग बिरंगी रोशनी में विलीन हो गया। साधु भी बिना कुछ कहे वहां से चला गया। राजा अशोक अपने पुत्र आदित्य को लेकर महल लौट आया और उसी दिन सुखिया शिकार के बंधन से मुक्त हो गया।